जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी सोल्जर जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपका वाराणसी का है। लास्ट वीडियो में हमने जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया था वो गया का था, और इस बार हम कर रहे हैं वाराणसी का। इसमें कुल 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनको करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेक्शन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड मुगल डायनेस्टी इन इंडिया? मतलब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भारत में मुगल का पहला जो मुगल आया था वो कौन था? वो था आपका बाबर। बाबर आपका पहला मुगल था। अच्छा, अगर बाबर के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊं तो बता देता हूं मैं कि बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था, और बाद में वह अफगानिस्तान के काबुल का शासक बना था, मतलब रूलर हुआ था। उसके बाद ये इंडिया कैसे आया? इन द ईयर ऑफ 1526, मतलब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। किसके बीच में? बाबर और लोधी के बीच में, जिसमें बाबर ने लोधी को हराया और भारत पे अपना मुगल साम्राज्य शुरू करा था। बाबर ने कब से कब तक राज किया था? बाबर ने 1526 से 1530 तक राज किया था। उसके बाद जब वो 1530 में उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बन गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका डी, बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। आइए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन, जो कि हमारा, वेयर इज द सन टेम्पल लोकेटेड? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर आपका कोणार्क में स्थापित है। अब कोणार्क, इसको हम कोणार्क सन टेम्पल भी बोलते हैं। कोणार्क कहाँ पे पड़ता है? कोणार्क आपका ईस्टर्न स्टेट है उड़ीसा का। ये कहाँ पे है? ये आपके पूरी जो आपका सिटी है उसके नजदीक है। अच्छा, यह मंदिर, अच्छा यहाँ पे नाम से सन टेम्पल पता चल रहा है, तो मतलब यह सूर्य देवता को समर्पित है। इसमें सूर्य देव का एक रथ है जिसमें 24 पहिए हैं और 6 घोड़ों से सजे हुए हैं। ठीक, तो इसका आंसर है आपका डी, कोणार्क में आपका सन टेम्पल लोकेटेड है। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन, जो कि हमारा, हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा? ये सॉन्ग तो आप सभी ने भी सुन रखा होगा, गाते भी होंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह सॉन्ग किसने लिखा था, मतलब किसने इसकी रचना करी थी? तो इसकी रचना करी थी मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, अब इसको पहली बार 16 अगस्त 1904 में पब्लिश किया गया था। ठीक, तो किसने लिखा था इसको? इसको लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। इसका आंसर है सी। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पर, जो कि हमारा, बिसाइड इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, विच अदर एशियन कंट्री हैज द रुपी एज इट्स करेंसी? मतलब भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका को छोड़ के बाकी ऐसी और कौन सी एशियन कंट्री है जिनकी जो मुद्रा है वो रुपया है? तो ऑप्शन क्या क्या है? भूटान, इंडोनेशिया, नेपाल और म्यांमार। तो इसका आंसर है नेपाल। नेपाल की जो करेंसी है वो है रुपी। कैसे? उसका है नेपाल रुपी, उसकी करेंसी है। कई बार बच्चों को डाउट होता है इंडोनेशिया को लेकर। तो इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो रुपी नहीं है, इंडोनेशिया की करेंसी है आपकी रुपया। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं तो आपको याद हो जाएगा। जो आपका ये इंडोनेशिया है, इसकी जो करेंसी है वो रुपी नहीं है, वो है रुपया। इसलिए कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक, नेपाल की क्या है? नेपाल की है नेपाल रुपी। और इनके अलावा और भी दो कंट्रियां हैं, एक आपका मॉरिशस है और एक आपका साइक्लिस है। इनकी भी जो करेंसी है वो रुपी है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी, नेपाल की करेंसी नेपाल रुपी है। आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन पर, जो कि हमारा, हु रॉट द होली ग्रंथ गीता? जो भगवत गीता हमारी पवित्र ग्रंथ है, वह किसने लिखी थी? वह लिखी थी आपके वेद व्यास ने। ठीक है, अच्छा ये भगवत गीता में मतलब क्या बताया गया, ये किस चीज का पार्ट है, इसमें क्या है? तो भगवत गीता जो लिखी गई थी ये महाभारत का एक पार्ट है, एक हिस्सा है महाभारत के। पूरी जो आपने महाभारत देखी है, पढ़ी है, उसमें क्या था, इसमें जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे तो वो सारी बातें लिखी गई हैं, वो हमारे भगवत गीता में है। तो इसका आंसर है आपका ए, वेद व्यास जी ने भगवत गीता लिखी थी। आइए बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन, जो कि है हमारा, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स? सभी भारतीय राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है? तो उनको अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, फ्रॉम द आर्टिकल ऑफ 155 मींस आर्टिकल ऑफ 155 के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उन सबकी जो भी गवर्नर को अपॉइंट करना है वो प्रेसिडेंट के हाथ में इसकी पावर होती है। ठीक है, अच्छा ये होते कौन है? जो ये गवर्नर होते हैं ये कौन होते हैं? इनकी मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए और ये इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ज्यादातर, मतलब मैक्सिमम केस में ऐसा बोला जाता है, बहुत ज्यादा केसेस में जो आपके गवर्नर होते हैं, कई केसेस में इनको ये आपके आईएएस आईपीएस ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी रह चुके होते हैं उस पोस्ट के, तो उनको काफी अच्छी नॉलेज होती है। और भी मतलब पॉलिटिकल रिलेटेड पर्सन्स भी इसमें अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसका आंसर है आपका ए, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इनको।
आइए बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन जो कि है हमारा, वेयर इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है हिमाचल प्रदेश की? वो है आपकी शिमला। क्या शिमला ही राजधानी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं, एक है शिमला और एक है आपकी धर्मशाला। शिमला कब होती है? जब समर की बात करता हूं मैं, अगर समर का टाइम आता है तो उस टाइम पे आपकी जो कैपिटल होती है शिमला। लेकिन अगर मैं बात करूं विंटर की, तो विंटर में जो आपकी होती है वो होती है धर्मशाला। धर्मशाला विंटर में कैपिटल है कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। तो ये बात याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका डी, शिमला। आइए बढ़ते हैं हमारे 8th क्वेश्चन जो कि हमारा, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा वर डिफीटेड बाय। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी उसमें मराठा किसके द्वारा हारे गए थे, मतलब पराजित हुए थे? तो वो हुए थे अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। ठीक है। अच्छा, हुआ कब था, इसमें हुआ क्या था? इसमें मराठा हारे थे, उसका एक रीजन ये भी था, उसमें एक सुजा उद दुल्हा, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहले तो इन्होंने सपोर्ट नहीं किया किसी को, लेकिन बाद में इन्होंने मराठा को छोड़ के अफगानियों को सपोर्ट करा, उनको बहुत पैसा दिया ताकि वो वहां पे रहने से रुक सके। इसके कारण भी एक मराठाओं को प्रॉब्लम आई थी। और इस युद्ध में क्या हुआ था, इस युद्ध में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, 60 से 70 हजार सैनिक मारे गए थे टोटल, दोनों तरफ से अगर गिन लिया जाए तो, और बतेरे तो इंजर्ड हुए थे। तो इसका आंसर है आपका ए, अहमद शाह अब्दाली ने हराया था मराठाओं को। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन जो कि हमारा, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट। जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो आपका लोकेटेड है आपका बैंगलोर में। ठीक है। ये कब स्टेबलाइज हुआ था? ये आपका 1909 में स्टेबलाइज हुआ था। और इसको स्टेबलाइज कौन किसने किया था, मतलब इसके फाउंडर कौन थे उस टाइम पे? इसके फाउंडर आपके जमशेदजी टाटा, फाउंडर कई सारे फाउंडरों में से एक थे। ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी, बेंगलुरु में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन जो कि हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड? आईसीसी, क्रिकेट के फील्ड में जो आईसीसी वाला नाम होता है, तो इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है आपका दुबई में। ठीक है, दुबई में आपका आईसीसी का हेडक्वार्टर है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इनके प्रेजेंट चेयरमैन की, तो वो आपके ग्रेग बर्ली हैं, ये आपके प्रेजेंट चेयरमैन है किसके? आईसीसी के। तो इसका आंसर है आपका ए, दुबई। आइए बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन जो कि हमारा, हु रॉट रामायण ग्रंथ? जो आपकी रामायण धार्मिक पुस्तक है, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपके वाल्मीकि जी ने। ठीक, आपने पढ़ा भी होगा या कई बार रामायण पढ़ी हो या देखी हो, तो उसमें देखा गया, उसमें आपने देखा भी होगा कि वाल्मीकि जी ने इसको लिखा था। अच्छा, अगर मैं आपको एक खास बात बताना चाहूँ, एक लेटेस्ट करंट चीज, तो अगर अभी आपने 26 जनवरी 2021 की झांकियां देखी हो, तो उसमें जो झांकी आई थी यूपी की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से, उसमें राम मंदिर दर्शाया गया था। उनकी थीम थी राम मंदिर। बट उसमें एक खास बात ये थी कि उस राम मंदिर की झांकी में आगे की तरफ एक साधु महात्मा बैठे थे जो कुछ लिख रहे थे, मीन एज अ पिक्चोरिकल व्यू था वो। तो वो हमारे वाल्मीकि जी थे जो क्या लिख रहे थे, वो जो रामायण ग्रंथ को लिख रहे थे। तो अगर आप लोगों ने इस चीज को गौर ना किया हो तो ये भी आपके अच्छी चीज है, आप इसको पॉइंट करिए, ये आपको अच्छा खासा एक व्यू देगा कि क्या था उस टाइम पे। तो इसका आंसर है आपका डी, वाल्मीकि जी ने आपकी रामायण लिखी थी। आइए बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन जो कि हमारा, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट? यह बात किसने कही थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर रहूंगा? ये कही थी आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है। ये क्या थे? ये पेशे से वकील भी थे, काफी फेमस वकील थे, और एक एक्टिविस्ट भी थे, मतलब जो फ्रीडम फाइटर भी इनसे हम कह सकते हैं। आपने 3 नाम पढ़े होंगे, लाल, बाल और पाल। इसमें जो बाल है वो आपके बाल गंगाधर तिलक जी ही हैं। लाल माने लाला लाजपत राय, बाल माने बाल गंगाधर तिलक, और पाल माने बिपिन चंद्र पाल। ये लाल बाल पाल नाम से फेमस भी थे। तो इसमें जो बाल है वो आपके यही हैं। तो इसका आंसर है आपका बी, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल टेक इट, मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको मैं लेकर रहूंगा। आइए बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन जो कि हमारा, फेमस कामाख्या देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? देखो कामाख्या देवी मंदिर है वो कौन से राज्य में स्थित है? वो स्थित है आपके असम में। अच्छा, असम में अगर मैं बोलूँ तो असम में कहा? असम में आपके गुवाहाटी के नीलाचल पर्वत पर स्थित है कामाख्या देवी का मंदिर। इसका आंसर आपका ए, असम इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन जो कि हमारा, हु इज कंसिडर्ड द मेन प्रोमोटर ऑफ मार्क्सिज्म? मार्क्सवाद का मुख्य प्रवर्तक किससे जाना जाता है? वो है आपके कार्ल मार्क्स। क्या ये अकेले थे? नहीं, कार्ल मार्क्स के साथ एक और थे, वो थे आपके फ्रेडरिक एंगल्स। यह लगभग 150 साल पहले लिखा गया था, इन्होंने मतलब से सपोर्ट किया। इसका आंसर आपका बी, कार्ल मार्क्स इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन जो कि हमारा, द हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड
सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार कौन सा है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि सर्वोच्च, ये सारे सैन्य वीरता अवार्ड है, मगर सर्वोच्च की बात आती तो वो है आपका परमवीर चक्र। ठीक है, अब परमवीर चक्र कब से स्टार्ट किया गया था? तो इसको स्टार्ट किया था इन्होंने 3 नवंबर 1947 से इसको स्टार्ट किया था। अब तक 21 लोगों को यह अवार्ड मिल चुका है। अच्छा, ये परमवीर चक्र मिलता किसको है, या मतलब किस जरिए से मिलता है? तो ये दुश्मनों के सामने होने पर आप अपने शूरता का पूरा प्रदर्शन करें, दिखाइए कि आप त्याग कर सकते हो, क्या आपने किया, कितने अच्छे से आप लड़े, तो उसको मिलता है। तो इसका आंसर है आपका सी, परमवीर चक्र इसका आंसर है। यहाँ आपका पहला सेक्शन जनरल नॉलेज से खत्म होता है। दोस्तों, आप सभी की रिटन एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा को और भी अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टडी एंड अपडेट्स आप सभी के लिए अध्ययन सामग्री लाया है, जो कि पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय सेना के मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेड्समैन, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क एवं नर्सिंग सहायक के प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, कुल 50 प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको 51 से लेकर 55 रुपीज के बीच चार्ज किया जाता है। इस पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसमें आपको 50 मॉडल सेट मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, जिसमें कि प्रत्येक मॉडल सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप नोट्स, ठीक है, अध्याय पर नोट्स चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, उनके पीडीएफ अवेलेबल हैं और उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको जीके, साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इन सभी के नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप लिंक के थ्रू जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उचित मूल्य आपको पे करना पड़ेगा, मूल्य पे करेंगे, पीडीएफ आपके ईमेल पे आ जाती है। ठीक है, चलिए एक बार मैं उस स्टोर को दिखा देता हूं जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो देखिए, ये स्टडी एंड अपडेट्स का स्टोर है पीडीएफ का, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लीजिए भारतीय सेना में नर्सिंग, ठीक है, टेक्निकल, सभी के पीडीएफ अवेलेबल करा दिए गए हैं। आपको जिस भी टाइप का पीडीएफ चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। मूल्य आप पे कीजिएगा और याद रखें, यहाँ पर जब पीडीएफ खरीदें तो अपनी ईमेल आईडी सही दें। यदि आप सही ईमेल आईडी दोगे तो फिर पीडीएफ के डाउनलोड के लिंक जो है वह आपके ईमेल आईडी पे आएगा और फिर आप आसानी से उस चीज को डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत होती है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा नंबर जो है नीचे दिया गया है, आप देख सकते हो, ये रहा 7979946092। आप हमें व्हाट्सएप करोगे, कॉल अलाउड नहीं है, व्हाट्सएप करें या फिर आप studyandupdates@gmail.com इस पे कांटेक्ट करें। किसी प्रकार की दिक्कत होगी आपकी सुनवाई की जाएगी और आपको पूर्ण मदद किया जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन बी, जो कि है हमारा जनरल साइंस। तुम्हारा 16 क्वेश्चन है, केमिकल फॉर्मूला फॉर लाफिंग गैस इज। लाफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लाफिंग गैस है कौन सी। तो लाफिंग गैस है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। मैं कुछ स्पेलिंग ले देता हूं, अगर आपको क्लियर हो जाएगा। एंड नाइट्रस ऑक्साइड आपकी लाफिंग गैस है। अब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपका N2O, मतलब जो N2O है वो इसका केमिकल फॉर्मूला है। अब लाफिंग गैस में होता क्या है, ये क्या होता है, जब आप सांस ले रहे होते हो ना तो ऑक्सीजन साथ मिलकर आपकी नाक पे जमा हो जाती है, जिसके कारण आपको लाफिंग सी होने लग जाती है। इसका आंसर आपका ए, N2O लाफिंग गैस है। आइए बढ़ते हैं हमारे 17 क्वेश्चन, जो कि हमारा विच विटामिन गिव स्ट्रेंथ टू बोन्स। मतलब कौन सा विटामिन है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है? तो वो है आपका विटामिन डी। अच्छा, विटामिन डी का मेन सोर्स क्या है? विटामिन डी का मेन सोर्स है सनलाइट। तभी कहा जाता है कि सनलाइट में थोड़ी देर बैठना चाहिए ताकि आपकी हड्डियां मजबूत होती है। तो इसका आंसर है आपका डी, विटामिन डी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट रे। इनमें से कौन सी सबसे भारी किरण है? तो हैवीएस्ट रे है आपकी अल्फा रे। ठीक है, अच्छा इसको हैवीएस्ट कैसे बोला जा सकता है? देखो मैं बताता हूं आपको। जो आपकी अल्फा रे होती है ना, वो होती है पहले तो पॉजिटिव चार्ज, देन फिर आपकी अगर बात करूं बीटा रे, तो बीटा रे आपकी होती है नेगेटिव चार्ज। गामा रे पे कोई चार्ज नहीं होता, मतलब न्यूट्रल होती है। ठीक है, और अगर मैं बोलूं आगे, तो जो आपकी अल्फा रेज होती है उसका मास ज्यादा होता है। अल्फा रेज के अंदर, मतलब अगर मैं बताऊं आपको, तो अल्फा रेज के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, इसके कारण भी थोड़ा सा हैवीएस्ट होती है। तो इसका आंसर आपका डी, अल्फा रेज का आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट अ नॉर्मल गैस। इनमें से कौन सी एक गैस कुलीन गैस नहीं है? अच्छा, नॉर्मल गैस होती क्या है? नॉर्मल गैस वो गैस होती है जो किसी भी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है।
ठीक है, मतलब जो किसी के साथ भी रिएक्ट कुछ बनाती नहीं है उसको बोलते हैं नोबल गैस। तो इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है, तो वो है आपकी O, ऑक्साइड आपकी कोई सी नोबल गैस नहीं है, तो इसका आंसर आपका A, ऑक्साइड इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन जो कि हमारा BCG वैक्सीनेशन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। जो आपकी BCG वैक्सीनेशन है ये किससे बचने के लिए इस्तेमाल की जाती है, किससे लगाई जाती है? तो पहली बात तो इसको इस्तेमाल करते हैं ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए, टीबी जिसको आप टीबी बोलते हो। अच्छा, ये BCG की फुल फॉर्म क्या है? तो BCG की जो फुल फॉर्म मैं आपको लिख देता हूं, वो है आपकी बेसाइल कैलमेट ग्वेरिन। बेसाइल कैलमेट ग्वेरिन, ये BCG की फुल फॉर्म है। अब ये करती क्या है, जैसे जो आपका टीबी है, टीबी क्या करती है, आपके लंग्स को, आपके किडनी को, बोन्स को अफेक्ट करता है, और उसके लिए फिर आप BCG का टीका लगवाते हो, तो वैक्सीनेशन कराते हो। अच्छा, इसको डेवलप किसने किया था? इस BCG वैक्सीनेशन को डेवलप किया था आपके एल्बर्ट कैलमेटे एंड कैमिले ग्यूरेन ने, तभी इनके नाम पे ये आपका BCG की फुल फॉर्म बनी है। तो इसका आंसर आपका बी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन जो कि हमारा हेमोग्लोबिन इन द बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन। हेमोग्लोबिन जो आपकी बॉडी में होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर, तो उसमें होता है आयरन। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा और बढ़ाना हो आयरन या हेमोग्लोबिन में बढ़ाना हो तो क्या कर सकते हो आप मीट, फिश, एग, बीन्स, ग्रीन वेजिटेबल इनको खाइए, इनसे आयरन बढ़ेगा। तो इसका आंसर आपका बी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल। लेड पेंसिल बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है? तो वो है आपका ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट ही क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो, पहले तो ग्रेफाइट आपका एक कार्बन का रूप है। दूसरी चीज, ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कार्बन का रूप है तो इसलिए आप इसको ब्लैक कलर में होता है, तो इसलिए आप इसको लिखने में इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका आंसर आपका सी, ग्रेफाइट इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन जो कि हमारा ब्रास कंटेन्स। ब्रास में क्या होता है? ब्रास जो होता है वो आपका कॉपर एंड जिंक से मिलकर बना होता है। ठीक है, अच्छा इसमें कितना कितना होता है? तो जो कॉपर होता है वो होता है इसके अंदर 70%, और जिंक जिंक होता है इसमें 30%। ठीक है, टोटल मिला के 100% हो गया। जो ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। अच्छा, ब्रास के बनते क्या है? पीतल के, आपने देखे होंगे पीतल के बर्तन वगैरह बनते हैं। इसका आंसर आपका सी, कॉपर एंड जिंक इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन जो कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे ये वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है तो वो किस पॉइंट पे आके बर्फ बनना स्टार्ट करता है? तो वो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस आने पर जो आपका पानी होता है वो मेल्ट करता है और बर्फ बन जाता है। तो इसका आंसर है आपका डी, 0 डिग्री सेल्सियस का आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन जो कि हमारा ऑरेंज इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन। ऑरेंज कौन से विटामिन का रिच सोर्स है? वो है आपका विटामिन सी का। विटामिन सी जो होता है वो आपके ऑरेंज खाने से मिलता है। अच्छा, विटामिन सी की अगर कमी होती है तो क्या प्रॉब्लम होती है? उससे आपको स्कर्वी हो सकता है। स्कर्वी क्या होता है? इसमें आपके मसोड़े से खून आना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि विटामिन सी आप लेते रहो, आंवला, ऑरेंज, गवावा खाते रहो। तो इसका आंसर आपका सी, विटामिन सी ऑरेंज से मिलता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। मतलब बायोगैस में इनमें से कौन सा मुख्य घटक है? तो वो है आपका मीथेन। मीथेन जो होता है, जो मीथेन को आप CH4 भी बोलते हो, यो उसका मेन कंपोनेंट है बायोगैस का। कैसे, अगर मैं बताना चाहूं तो जो बायोगैस होती है उसके अंदर 50 to 70% मीथेन होती है। ठीक, फिर आगे बताऊं मैं आपको तो 25 to 45% आपका CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इसी तरीके से बाकी जो बच जाता है वो रेस्ट अदर गैसेस होती है। तो मेन कंपोनेंट क्या हुआ? मीथेन। तो इसका आंसर आपका बी, मीथेन इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन जो कि हमारा मैंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। जो मैंडलीव की आवर्त सारणी थी वो किस पर आधारित थी? अच्छा, ये पीरियोडिक टेबल क्या है आपको पता है? जितने सारे एलिमेंट थे उनको एक टेबल में शो किया गया था, मतलब क्लासिफाई करा गया था। तो उसमें मैंडलीव ने भी अपनी थ्योरी पेश करी थी। तो किस बेस पे किया था? तो इसको मैं अगर आपको याद देना चाहूं तो मैंडलीव से पहले एक डॉबरन नाम का था, उसने ट्राइड लाई थी। फिर न्यूलैंड आया, उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव लाया। उसके बाद मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई थी। तो ये तीनों थे। उसके बाद फिर आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो। अब इन तीनों ने क्या फॉलो किया था? देखो, अब मैंने आपको 3 नाम लिए हैं। मैंने लिया डॉबरन, न्यूलैंड एंड देन मैंडलीव। इन तीनों ने क्या किया था? इन तीनों में एक चीज कॉमन थी। इन तीनों ने एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के बेस पे बांटना स्टार्ट किया था। ठीक है, बट
जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी तो उसमें जो एलिमेंट बटे हुए थे वो एटॉमिक नंबर के बेस पे बटे हुए थे। ये आपको याद होना चाहिए, बात को पता रहनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, मेंडली पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बेस पे थी। आइए बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन जो कि हमारा विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू सी हेवनली बॉडीज। मतलब दूर की जो चीजें हैं उनको देखने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? वो आप इस्तेमाल करते हो टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या करता है? जो आपके दूर ऑब्जेक्ट है जैसे कि आपका जो स्टार है, प्लेनेट है, उनको देखने के लिए आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हो। इसका आंसर आपका बी, टेलीस्कोप। आइए बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट मेटल यूज्ड विद आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन सुन लीजिए, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील लिखा है, स्टील नहीं लिखा है, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ और क्या मिला होता है? आयरन के साथ मिला होता है क्रोमियम। अच्छा कितना होता है? क्रोमियम होता है आपका 10.5% होता है क्रोमियम आयरन के साथ। तो पढ़ लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे स्टेनलेस स्टील बोला गया है, तो इसका आंसर आपका ए, क्रोमियम इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन जो कि हमारा ब्लड इज प्यूरिफाइड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी। जो आपका ब्लड होता है वो बॉडी के किस पार्ट में प्यूरिफाई होता है, मतलब शुद्ध होता है? वो होता है आपका किडनी में। ठीक है, यहाँ पे वो ब्लड प्यूरिफाई होता है और बाद में फिर आगे और बॉडी में जैसे और ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट होता है। इसका आंसर आपका डी, किडनी इसका आंसर है। यहाँ आपका सेक्शन बी जनरल साइंस खत्म होता है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्शन सी जो कि आपका मैथ। तो हमारा 31st क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट इन 4 years on a principal amount of Rs 18,440 रेट ऑफ 15% पर एनम। क्वेश्चन क्या कहता है? आपको इसने P दे रखा है, कितना है? P की वैल्यू है रुपीज में 18,440, रेट है इसका 15% का और टाइम है इसका 4 years का। ठीक, निकालना क्या है? SI। SI का फॉर्मूला आप सबको पता है, SI का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन पे 100। P की वैल्यू होती है 18,440, R की वैल्यू होती है 15, T की वैल्यू है 4 अपॉन पे 100। कटिंग करते हैं तो 0 to 0, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 18,4 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 11,064। इसका आंसर क्या है? सी इसका आंसर हो गया। 11,064 आपका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन जो कि हमारा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ 30 मीटर लॉन्ग 20 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर रीजन। तो लेंथ है 30 मीटर, ब्रेथ है आपकी 20 मीटर, निकालना क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। किसका पेरीमीटर है? रेक्टेंगल का। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ है आपका 30, ब्रेथ है आपका 20, ये हो जाएगा 2 इंटू में 50, तो आंसर हो गया आपका 100 मीटर। इसका आंसर हो गया। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर आपका बी, इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन जो कि हमारा द एवरेज एज ऑफ 12 बॉयज इज 10 years. Out of these, the average age of 11 boys is 9 years. Find the age of 12th boy. क्वेश्चन ये कहता है कि 12 बच्चे हैं और उनकी एवरेज एज है 10 साल की। अब क्या हुआ, उनमें से 11 बच्चे ऐसे हैं, मतलब 11 लड़के ऐसे हैं जिनकी एवरेज एज है 9 years। तो आपको बताना जो 12th लड़का था उसकी एज क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, पहले तो इस केस को देखते हैं। जब 12 लड़के थे और एवरेज एज थी 10 तो टोटल बनेगा 120 ईयर। ठीक, जब 11 लड़के थे तो बना 9 से एवरेज, तो ये बना आपका 99 ईयर्स। हमें क्या निकालना है? 12 का। तो क्या करना है आपको? माइनस करना है। तो आंसर आएगा आपका 21। तो कितना एज होगी उसकी? उसकी एज होगी 21 ईयर्स। तो इसका आंसर है आपका ए। कितना आसान सा है, 21 ईयर्स उसकी एज होगी। आइए बढ़ते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन जो कि है हमारा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2197। 2197 का क्यूब रूट निकालना है। तो सिंपल क्या है, इसको हम पहले फैक्टर ग्रुप में निकाल के देखते हैं, थोड़ा काम आसान करते हैं अपना। किससे डिविजिबल होगा? ये होगा आपका 30 से डिविजिबल कितनी बार में? 13 हो जाए 13, देन आपका इसमें आपका बचेगा 8 और 9, 13 6 78, फिर यहाँ जाएगा तो ये 13 9 जा, फिर ये भी 30 से दोबारा जाएगा तो 13 टाइम्स में, फिर ये 13 से जाएगा आपका 1 बार में, क्या आया 3 बार 13, मतलब 3 का पेयर बन गया। तो ये किसका आंसर है? इसका आंसर है आपका डी, 13 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 35वें क्वेश्चन जो कि हमारा कैंटीन रिक्वायर्ड 28 दर्जन बनानास फॉर अ वीक, हाउ मेनी बनानास विल इट रिक्वायर्ड फॉर 47 डेज। क्वेश्चन कहता है कि 28 दर्जन बनाना चाहिए होते हैं एक हफ्ते के लिए और हमें पूछा गया है कि 47 डेज के लिए बताना है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको याद हो, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन फॉलो करता आ रहा हूँ तो कैसे करता हूँ मैं, हम पहले एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल में क्या शो करता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि भाई 28 दर्जन, तो मैं इसको पहले कन्वर्ट कर दिया मैंने बिना दर्जन के,
को लगता है 7 दिन, मुझे लगाना है 47 डेज में, तो मुझे निकालना है इसकी वैल्यू। कैसे निकालूंगा? सिंपल सा है, यहाँ पे लगाएंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वो क्या कहता है? वो कहता है 28 इंटू 12/7 इज इक्वल टू में x/47। यहाँ करूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या कहता है कि जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 28 इंटू में 12 इंटू में 47/7। 7 7, 7 4 जा 28, इसका आंसर होगा 12 4 जा 48 इंटू में 47। जो मेरा आंसर बनेगा वो मेरा बनेगा 2256। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका डी, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 36वें क्वेश्चन पर, जो कि हमारा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12, 15, 18, 21 का एचसीएफ निकालो। तो एक काम करते हैं, इजी मेथड लगाता हूं मैं। पहले 12 का फैक्टर निकालते हैं, फिर 15 का, फिर 18 का और फिर 21 का, फिर देखते हैं क्या निकलता है। 12 का क्या होता है? 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 5 जा 15, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 3 7 जा 21। क्या कॉमन आ रहा है? 3 3 3 एंड 3, तो कॉमन क्या हुआ? 3। तो एचसीएफ क्या हो गया? 3, इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर है आपका बी, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 37वें क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा इफ रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज 7 सेंटीमीटर देन फाइंड द सरफेस एरिया। मतलब r की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, निकालना क्या है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। वो क्या होता है? वो होता है आपका 4 पाई r स्क्वायर। कैसे करेंगे? 4 इंटू में 22/7, 7 इंटू में 7, 7 टू 7 कट जाएगा, 22 4 जो आपका हो जाएगा 88 इंटू में 7, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा? ये आएगा आपका 616। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ए, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन, जो कि हमारा सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड डिफरेंस इज 13, व्हाट आर द नंबर्स। हमें क्या बोला गया? दो नंबर को अगर आप जोड़ते हो, मतलब ऐड करते हो, तो बनेगा 25, माइनस करते हो तो बनेगा 30। नंबर निकालना है तो सिंपल सा मेथड सा है, इसको हम एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। माइनस करने पर कट गया, प्लस माइनस का प्लस बनेगा, इसको माइनस करेंगे तो 2y की वैल्यू हो जाएगी 2 में से 12, तो y की वैल्यू तो हो गई 6। y की वैल्यू 6 यहाँ पुट करोगे तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू हो जाएगी 19। तो इसका आंसर क्या हुआ? 19,6। तो इसका आंसर है सी, सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 39वें क्वेश्चन, जो कि है हमारा फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 10, 15, 16 एंड 20। थोड़ा सा बड़ा सा नंबर जा रहा है, 8, 10, 15, 16, 20 का एलसीएम निकालना है। चलो निकाल के देखते हैं क्या निकलेगा। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, वो बहुत लंबा नहीं है। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 15 का 15, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20। फिर 2 से 2 2 जा 4, 5 का 5, 15 का 15, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 5 का 5, 2 15 का 15, 2 2 जा 4, 5 का 5। अब 5 से करते हैं, 5 1 का 1, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 का 2, 5 1 जा 5। अब क्या बचा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120 और 123 जा 122 जा 240। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ आपका ए, 240 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 40वें क्वेश्चन, जो कि है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 30% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। क्या बोलता है? हम इस क्वेश्चन के लिए बहुत आसान तरीका बताता हूं मैं आपको। पहले मैं एक नंबर लेट करता हूं, मैंने एक अमाउंट लेट कर लिया कि मेरा जो अमाउंट था, जो प्रिंसिपल था, वो था मेरा लेट करके 100 रुपए। ठीक है, तो मुझे क्या हुआ? मुझे सबसे पहले मिला 10% की छूट। तो अगर मैं 10% का डिस्काउंट निकालूंगा तो 10% होता है इसका कितना? 10 रुपए होता है। तो अगर मैं 10 रुपए माइनस करूंगा तो मुझे 90 रुपए का आइटम पड़ गया। फिर क्या बोला इसने कि अब मुझे मिल रहा है 20% की छूट, तो मुझे निकालना पड़ेगा 20% ऑफ 90। वो क्या होता है? वो निकलेगा आपका ₹18। तो अब मैं 90 में से 18 को माइनस करता हूं तो वो मेरे पास निकलेगा 72। फिर क्या बोलता है कि अब आपको निकालना है 30%। तो 30% ऑफ 72 अगर मैं निकालता हूं तो वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा आपका 21.6। और अगर अब मैं 72 को 21.6 माइनस करता हूं तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास 50.4।
ठीक है। अब इसने क्या पूछा कि मेरे से टोटल डिस्काउंट पूछा है, तो 100 रुपए का था, माइनस में 50.4 कर दो, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 49.6। कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ, ये हुआ आपका बी, 49.6% आपको डिस्काउंट मिलेगा टोटल में जाके। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे 41वां क्वेश्चन जो कि हमारा, राम डज अ वर्क इन 10 डेज, मोहन इन 15 डेज, हाउ मेनी डेज विल बी टेकन व्हेन दे डू बोथ वर्क टुगेदर। राम लेता है 10 दिन काम करने में, मोहन लेता है 15 दिन। अगर दोनों को एक साथ काम करना पड़ जाए तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। देखो राम एक दिन में काम कितना करेगा, राम करेगा एक दिन में 1/10 और मोहन करेगा एक दिन में 1/15। ठीक, अब दोनों को ऐड कर देते हैं, 1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 33 टू 5/30 1/6, यानी 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर है आपका बी, 6 डेज इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 42वें क्वेश्चन जो कि हमारा, द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ अ विलेज इज 5:3। इफ देयर आर 800 मेल्स फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स। क्या कहता है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है, पुरुष 800 है, तो आपको महिलाएं निकालनी है। तो क्या करना है, सिंपल 5/3 है, रेशियो इक्वल टू में 800 अपॉन पे एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, 800 मल्टीप्लाई 3 अपॉन पे 5 से करूंगा तो 16 5 जा 160, तो 160 इंटू 3 480। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया आपका सी, 480 इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 43वें क्वेश्चन जो कि हमारा, वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्या कहता है क्वेश्चन में, एक साइड है 12 सेंटीमीटर की, आपको निकालना है एरिया। तो पहली बात तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, वो होता है आपका √3/4 इंटू में ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। वैल्यू पुट करता हूँ, √3/4 इंटू में 12 इंटू में 12, 4 कम 4 4 तिया 12 12 तिया होता है 36, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका ए, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 44वें क्वेश्चन जो कि हमारा, वन पाइप फिल्स अ वाटर टैंक 3 times फास्टर देन अनदर पाइप। If two pipes together can fill the empty tank in 30 minutes, how much time will the slower pipe along take to fill the tank? क्या कहना चाह रहे हैं कि एक पाइप है, वो दूसरी पाइप से 3 गुना तेजी से भरता है। अगर दोनों पाइप को एक साथ लगा दिया जाए तो 30 मिनट में आपका टैंक भर जाता है। तो बताना कि जो धीमी पाइप जा रही है वो कितना टाइम लगेगा अकेले। तो क्या कहते हैं, हम इस क्वेश्चन में काम करते हैं, हम ले लेते हैं कि एक का जो टाइम है वो है x और एक का है 3x, मतलब उसका 3 गुना। फिर ये कहते हैं कि अगर मैं इनको एक साथ जोड़ लूं तो 30 मिनट लगता है, तो मतलब 1/x प्लस में 1/3x इज इक्वल टू में 1/30। सॉल्व करते हैं, एलसीएम आया 3x, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू में 1/30। सॉल्व करूंगा तो 3x इज इक्वल टू में 30 इंटू में 4, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 इंटू 4 अपॉन पे 3। कटिंग करता हूं तो x की वैल्यू हो जाएगी 40, तो एक को तो लगा 40, हमें निकालना है लोवेस्ट का, तो 40 तो 3x निकाल लेते हैं हम। तो 40 इज इक्वल टू में इंटू में 3, तो ये आंसर आएगा आपका 120 मिनट। तो यहाँ मिनट का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं बोलूंगा ये हो गया आपका 2 आवर। इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ डी, 2 आवर इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 45वें क्वेश्चन तरफ, दो की है हमारा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 70। आपको लार्जेस्ट बताना है 5 डिजिट का जो कि 70 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए एक तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप क्या करें, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ले लीजिए, उसको 70 से डिवाइड कर दीजिए। उससे क्या होगा, जो आंसर आएगा उसमें से आप उसको माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे उसने नजदीक का नंबर नहीं दे रखा। यहाँ पे उसने क्या कर रखा है, यहाँ पे उसने रेंडमली नंबर दे दिए हैं, तो आपको चेक करके ट्राई करना पड़ेगा क्या ये हो सकता है। तो भाई सबसे बड़ा नंबर तो ये दिख रहा है, मैं पहले मैं इसको वेरीफाई करता हूँ कि ये है कि नहीं है। 17 से करते हैं, 5 टाइम्स 9 लिखा हुआ है, 17 5 जा 85, 4 1 9, 17 8 जा 136, 13 then 9, 17 8 जा 136, 3 9, 17 2 जा 14, नहीं ये तो नहीं है, 34 ये तो नहीं है। अब इसके बाद बड़ा नंबर आता है ये, इसको ट्राई करिए, 1 2 3 बार 9 6 0, 17 5 जा 85,
149, 17 8 जा 136, 136, 17 8 जा 136, कट गया, जीरो आया, जीरो यहाँ लगा दिया, तो यस ये विजिबल है, तो इसका मतलब इसका आंसर है डी। डी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 46वें क्वेश्चन जो कि हमारा फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सीरीज। फॉलो देखते हैं 64, 32, 16, 8। नेक्स्ट बताना है, आधा आधा हो रहा है, 64 का आधा 32, 32 का 16, 16 का 8 और 8 का 4। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका सी, 4 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 47वें क्वेश्चन जो कि हमारा रामू फ्रॉम अ प्लेस ए ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। इसमें कहना क्या चाह रहा है? इसमें कहना चाह रहा है कि रामू है वो पहले उत्तर की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और फिर वहां से 3 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा 2 किलोमीटर चलता है मुड़ते, फिर दाएं मुड़ के 3 किलोमीटर जाता है। तो बताना बी पहुंचा वो कितनी दूरी पर है। मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें काम करते हैं, पहले तो एक थोड़ा सा रफली सा ग्राफ सा बनाते हैं, मतलब कुछ ऐसा, नॉर्थ यहाँ होता है, साउथ यहाँ होता है, ईस्ट यहाँ होता है, वेस्ट यहाँ होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई पॉइंट नहीं देखा तो हम सेंटर से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करता है, नॉर्थ में जाता है वो कितने किलोमीटर, वो जाता है आपके 5 किलोमीटर। तो यहाँ से 5 किलोमीटर चला गया ऊपर, फिर वो लेता है वहां से लेफ्ट, तो यहाँ से लेफ्ट लिया उसने, तो लेफ्ट लेके जाएगा 3 किलोमीटर, चलो चला गया। फिर वो 2 किलोमीटर दोबारा जाता है, बट क्या लेता है यहाँ पे लिखा नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई होगी आई थिंक। यहाँ पे वो राइट टर्न करता है, यहाँ पे वो राइट में टर्न करता है, तो मतलब राइट में टर्न करेगा तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, कितना जाएगा 2 किलोमीटर। अब फिर दोबारा यहाँ से राइट लेता है और कितना जाता है 3, तो वो पहुंचेगा कहीं यहाँ पे 3 लेकर। अब मेरे से पूछा है कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस बताओ कितना होगा। यहाँ से यहाँ कितना है 5 और यहाँ से यहाँ 2, तो 5 से तो कितना होता है 7। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए, 7 किलोमीटर से डिस्टेंस ट्रेवल किया है फ्रॉम ए टू बी। आइए बढ़ते हैं हमारे 48वें क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा इफ द वर्ड बॉक्सर इज कोडेड एज AQWGO देन हाउ विल यू वर्ड विजिट। तो एक काम करते हैं VISIT, विजिट पे आते हैं। क्या कहता है, ए बी को बनाया ए, मतलब एक पहले का नंबर, तो जैसे कि है ना, तो वी से पहले क्या आता है, वी से पहले आता है यू। आगे बढ़ते हैं, ओ और क्यू क्या रिलेशन है, यहाँ पे ओ और क्यू में क्या रिलेशन रखा है इन्होंने, MNOPQ, और क्यू के बीच में पी आता है, तो ऐसे ही यहाँ पे आएगा आपका एल। फिर क्या है एक्स, WX, एक्स से पहले W, तो ऐसे ही एस से पहले आर। आगे बढ़ने की जरूरत है क्या हमें? हमें लग रहा है क्या होगा ऑप्शन में मैच कर रहा है, नहीं, ऑप्शन तो एक ही मैच कर रहा है, वो है आपका सी। तो यहीं पे से खत्म कर दो, क्यों टाइम वेस्ट करना। तो इसका आंसर है आपका सी, ULRKT इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 49वें क्वेश्चन जो कि हमारा फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कंप्लीट द सीरीज। आपको ऑप्शन देखा, आपको सीरीज कंप्लीट करनी है। क्या कहता है ये, FJWHIUJHS, क्या करना है, सीक्वेंस बनाना है। तो देखते क्या बन रहा है, EFGHIJ, मतलब एक ही का गैप देना है, जे के बाद के छोड़ के आपको एल लेना पड़ेगा, मिल गया। यहाँ बनाऊंगा तो ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास जे, जे से पहले आई, आई से पहले एच, एच से पहले जी, हो गया, मैच कर गया। क्या, अब और चेक कर लेते हैं, डब्लू, डब्लू से पहले यू, वी छोड़ के, यू के बाद फिर टी छोड़ के एस, आर छोड़ के क्यू। तो इसका आंसर क्या बना, LGQ। ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे ये ओ नहीं है, क्यू है, तो इसका आंसर है आपका सी, LGQ इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 50वें क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रीवियस ईयर का। क्या कहता है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। क्या कहना चाहता है, इस लड़की का परिचय देते हुए लड़की कहती है कि यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। तो लड़का लड़की से कैसे संबंधित है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा सीक्वेंस पढ़ते हैं। जैसे इसने क्या बोला, मेरे चाचा के पिता, तो मेरे चाचा के पिता का मतलब क्या हुआ, मेरे दादाजी, मेरे ग्रैंडफादर, ठीक है। उनकी बेटी, अब इनकी बेटी कौन होगी, इनकी बेटी होगी मेरी बुआ, ठीक है, मतलब मेरी आंट। अब जो मेरी बुआ है उनका बेटा कौन होगा, उनका बेटा मेरा होगा कजन ब्रदर। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर आपका सी, कजन, चचेरा भाई इसका आंसर है। तो यहाँ आपका इंडियन आर्मी GD का प्रीवियस ईयर पेपर वाराणसी का खत्म होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और अगर आप पीडीएफ में इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज और, आपके लिए हमने मॉक सीरीज तैयार कर रखी है। उसमें क्या है, उसमें आपको इन्हीं क्वेश्चन को जो आपने यहाँ पे समझे हैं, जो पढ़े हैं, इन्हीं को हमने शफल करके टेस्ट में बना रखा है। तो आपको करना क्या है, आपको उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। जो भी समझा है, जो भी आपने सुना है, उसके बेस पर उसको अटेम्प्ट करो, उसमें अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाओ। उसको 1 बार 2 बार जितनी बार आपका मन करे आप दे सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसको जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।